हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। और आने वाले जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है वो भी हम बताएंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जिस क्वेश्चन को बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है तो मतलब वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस बनाता हूं मैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को बोर्ड एग्जाम की सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई, तो इस साल में मैं आपको सारे सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आपका 14 अध्याय आपका जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। क्लियर है। तो इसमें थोड़े से पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज कंफर्म कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि क्लियर है कि रिकॉर्डिंग मतलब कंप्लीट होने के बाद जब हम चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग हुई या नहीं, तो वहाँ शो होता है कि भैया रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है ना। तो इसलिए एक बार पहले कंफर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, अब सारे क्वेश्चन हम समझेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य आपके इसमें क्या क्या हमने पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आप देखते जाइए आराम से। तो पहला जो आप देख रहे हैं सौर कुकर के बारे में। सौर कुकर आपको पता है, जो सूर्य की ऊर्जा लेकर के, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा लेकर के खाना बनाता है, जो भी कुछ करता है, गर्म वगैरह करने का काम करता है, वो हमारा क्या होता है, सौर कुकर होता है, ठीक है। अभी देखते हैं, नीचे आपको डायग्राम भी दिख जाएगा सौर कुकर का। तो सौर कुकर में क्या होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है। मान लो ये आपका दर्पण लगा है, तो ये सूर्य से आने वाली किरणों को, ठीक है, मान लो यहाँ पे नीचे जो आपका ये डिब्बा जैसे बॉक्स बन रहा था जहाँ पे खाना बनता है, तो ये एक जगह क्या करता है, फोकस कर देता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सौर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो याद कर लो अवतल दर्पण का। और ये क्या करता है, सूर्य की आने वाली किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत पूछेंगे तो कौन सा है, कोयला एवं पेट्रोलियम किसके उदाहरण है, जीवाश्म जीवाश्म ईंधन के स्रोत के उदाहरण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है या पॉइंट है, पवन ऊर्जा उन स्थानों पर प्राप्त की जा सकती है जहां पर वर्ष भर तेज गति से पवन चलती है। नेक्स्ट है आपका सूर्य ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य नाभिकीय संलयन का स्रोत अगर हम बोले तो सूर्य ऊर्जा। फिर है सौर सेल, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। सौर सेल आप लोगों ने देखे होंगे, इस टाइप से बॉक्स जैसे बने हुए दिखते होंगे आपको, ब्लैक ब्लैक कलर के, ठीक है। जहां पर मतलब बिजली वगैरह ठीक से नहीं पहुंच पाती, तो इस तरह से आपके क्या क्या बने होते हैं, सौर सेल लगे होते हैं, जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा और सस्ता स्रोत कौन सा है, सूर्य है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट आपका महासागरों की तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले संयंत्रों को ओटीईसी कहते हैं। ओटीईसी कहते हैं, और इसका हम पूरा नाम भी अगर देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओटीईसी का पूरा नाम, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओटीईसी का पूरा नाम, ठीक है, फुल फॉर्म हमने देखनी है, तो फुल फॉर्म पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म शो हो रही होगी, तो ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, फुल फॉर्म है किसकी, ओटीईसी की फुल फॉर्म। अगर आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए कि ओटीईसी की फुल फॉर्म बताइए, तो आप ये लिख करके आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिक के विघटन द्वारा हल्के नाभिक के तत्वों के संलयन हाइड्रोजन के समस्थानिकों को संलयन द्वारा प्राप्त की, छोड़ दो इसको, क्योंकि इसमें टाइम खराब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एलपीजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम याद कर लो अच्छे से। एलपीजी क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छे से याद कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। तो पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें है बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो मैथेन। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, CO2, अमोनिया यानी NH3, मैथेन और एथेन, तो मैथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो पेट्रोलियम किसका स्रोत है, जीवाश्म ईंधन का है। अगला है प्रश्न नंबर 3, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, धूप वाले दिन करेंगे, बादलों वाले दिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, गर्म दिन वाले दिन भी कर लेंगे और वायु वाले दिन में भी हम कर सकते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन में, क्योंकि बादल वाले दिन धूप निकलेगी नहीं, तो सौर सेल जो होंगे वो हमारे चार्ज ही नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है,
यहाँ पे आप इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस बार ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन आपका, ठीक है, पैलियोन्टोलॉजी, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 5, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का कोयला। अभी आपने इधर क्या देख लिया था, पेट्रोलियम, और ऐसे ही दूसरा आपको दे रखा है कौन सा, जीवाश्म ऊर्जा का दूसरा कोयला। अगले आ जाते हैं आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न पर। यहाँ पे है पहला, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम बताना है, तो ऊर्जा कौन सी होगी, सौर ऊर्जा। अगला है नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्रयोग होने वाले दो तत्वों के नाम, तो एक है आपका यूरेनियम, जिसको आप U-235 के नाम से जानते हैं, दूसरा है प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम आप जानते हैं Pu-239। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देख रहे हैं ऊर्जा के दो वैकल्पिक स्रोत, एक आपने ऊपर देख लिया था सौर ऊर्जा, दूसरा आप यहाँ पे याद कर लीजिए पवन ऊर्जा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, वो है सूर्य से आने वाली विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है, ठीक है। सूर्य से वो कौन सी किरणें हैं जो आती हैं, तो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है आपके अति लघु प्रश्न उत्तर, इसमें है जीवाश्म ईंधन क्या है, ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्या है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है आपका सागर से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा के 3 स्वरूपों के नाम बताइए, और ओटीई, ठीक है, ओटीई का पूरा नाम पूछा है यहाँ पे, अपन ने थोड़ी देर पहले देख भी लिया था। तो ऊर्जा के 3 रूप कौन कौन से, सागरीय तापीय ऊर्जा, सागरीय लहरों की ऊर्जा, फिर ज्वारीय ऊर्जा। ओटीई का पूरा नाम ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। और उसका जो गा नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, तो जैव गैस का मुख्य घटक मेथेन है। इसको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2, इसमें कहा है हमारे वायुमंडल में ओजोन परत कैसे बनती है, रासायनिक समीकरण लिखिए, ओजोन परत का क्या महत्व है। आप सिर्फ ये याद कर लो, इसके अलावा भी आपको ओजोन के और आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप उनको याद नहीं करेंगे, सिर्फ इसको याद कर लो, कंप्लीट यही आंसर इसका है यहाँ पर। तो ओजोन परत का निर्माण 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर होता है, इसका अणुसूत्र O3 होता है। यहाँ पे देख लो O2 पराबैंगनी किरणें O+O में टूट गई, फिर उसके बाद O2+O मिलकर क्या बना रहे हैं, ओजोन बना दे रहे हैं। इसका महत्व क्या है, ओजोन परत सूर्य की किरणों में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवधारियों की रक्षा करती है, यानी मनुष्य या जो भी हमारे पृथ्वी पर जीव रहते हैं उनकी रक्षा करती है। नेक्स्ट आपका ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं वो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पे है पहला पॉइंट कि प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, अर्थात अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। सीधा सीधा आप याद कर लो कि अधिक ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है कि आसानी से वो मिल जाए। तीसरा है भंडारण तथा परिवहन सरल हो, यानी उसको ले जाना और उसको सुरक्षित रखना सरल हो। और वो बाकी चौथा जो पॉइंट है वो है सस्ता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ जाता है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, तो उत्तम ईंधन का क्या हो जाएगा, मतलब जलाने पर अधिक ऊष्मा प्राप्त हो, फिर जलाने में वो से आसानी हो, फिर जलने पर कम से कम प्रदूषण उत्पन्न करे, आसानी से उपलब्ध हो जाए, सस्ता हो जाए। लगभग आपके दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम जो दोनों क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था अ, कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत, ठीक है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत और उत्तम ईंधन दोनों के आंसर सेम है, तो आप दोनों में से किसी की भी आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पवनचक्की के कार्य सिद्धांत छोड़ दीजिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का विवरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप एक जरूर देख लीजिए। इसमें कहा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, वायु ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। फिर है कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के समाप्ति स्रोत है। समाप्त यानी जो जल्दी ही समाप्त होने की और है, जो एक निश्चित समय के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। जबकि जैव मात्रा वनों से प्राप्त ईंधन ऊर्जा का कभी ना समाप्त हो जाने वाला स्रोत है। अब यहाँ पे आपका जैव और अजैव भी याद कर लीजिए, ठीक है। जैव आपका कौन सा हो जाएगा, जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते। ये क्या है, असमाप्त है, जिन्हें सदियों तक हम ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए। वही ऊपर उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा हुआ है, तो आप सीधे सीधे इसको देखिए, नाभिकीय संलयन को परिभाषित करना है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें दो नाभिक क्या होते हैं मिलकर के, सॉरी, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, एक भारी नाभिक संलयन में जुड़ते हैं, ठीक है। दो हल्के नाभिक क्या होते हैं, मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। देखो, सूर्य नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य के भीतरी भाग का ताप लगभग 2 गुना 10⁻7 केल्विन होता है। इस उच्च ताप पर नाभिकों को परस्पर टकराने से इनका संलयन स्वतः होता रहता है तथा अत्यधिक ऊर्जा निकलती रहती है। तथा दो परिस्थितियां जिनके कारण सूर्य ऊर्जा पैदा करता है, सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च ताप तथा इस पर ताप पर नाभिकों का संलयन है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है, संलयन एक बार छोड़ सकते हो बट इसको आप नहीं छोड़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा, नाभिकीय विखंडन। आप देख भी रहोगे ये क्वेश्चन आपका 19, 20, 14, 19, 15 में इतनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो इसमें है नाभिकीय विखंडन क्या है, तो नाभिकीय विखंडन सिंपल आप समझ सकते हैं कि दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त की जाती है। जब किसी भारी नाभिक
पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यह नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और वहीं पर इसका हम नाभिकीय संलयन की बात करें तो वहां पर क्या हो जाता है, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस अभिक्रिया में प्राप्त ऊर्जा मुक्त होती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सिर्फ आपने इतना याद कर लेना। अगर आपके लिए एग्जाम्पल आएगा तो यूरेनियम 235 और उसके बाद पीओ 239 के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं। बाकी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो रेडियोएक्टिव समस्थानों का उपयोग बीमारियों का पता लगाने तथा कैंसर रोग की चिकित्सा में किया जाता है। दुरुपयोग क्या है, तो दुरुपयोग क्या है, इससे आप हाइड्रोजन बम वगैरह बना सकते हैं, एटम बम बनाए जा सकते हैं जो जीवों का अंत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपने याद करना है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो एक भूतापीय ऊर्जा क्या होती है इसको भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका जैव मात्रा तथा जल विद्युत में अंतर। काफी टाइम से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चल रहा था, इस बार ये आपका ऐड हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में। जैव मात्रा जल विद्युत में अंतर, तो यहाँ पे 4 अंतर दे रखे हैं, चारों के चारों आप कोशिश करिए कि याद कर लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित में किस आधार पर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 12, 18, 19 और यहाँ पे ऐड कर लो 22, 23 में ये आने वाला है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। तो हम पहले नवीकरणीय अनवीकरणीय को समझ लेते हैं कि क्या होता है। नवीकरणीय क्या होता है, जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं या ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अनवीकरणीय क्या होता है, जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका समाप्य तथा अक्षय। तो अब समाप्य तथा अक्षय को समझ लेते हैं कि समाप्य तथा अक्षय क्या है। समाप्ति क्या है, जब कोई ऊर्जा स्रोत अपनी संपूर्ण ऊर्जा देकर समाप्त हो जाता है उसे और उससे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों को समाप्य ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के समाप्य स्रोत है। अब जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से आ जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, जो भी आपके हैं ये सारे कैसे हैं, समाप्य स्रोत के उदाहरण है। दूसरा है कि यदि किसी ऊर्जा स्रोत को एक बार समाप्त हो जाने पर बार बार प्राप्त किया जाता है तो ऐसे स्रोत को अक्षय स्रोत कहेंगे। तो हो सकता है आपका नवीकरणीय अनवीकरणीय ना आए, उसकी जगह पे समाप्य, और सॉरी समाप्य बोल रहा हूँ, ठीक, समाप्य, और दूसरा है आपका अक्षय। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन आपने याद रखना है, एक ये क्वेश्चन तो आप देखो बनाकर, इसका आंसर आप बना करके भी लिख सकते हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो ये आप बना करके भी लिख सकते हैं इसका आंसर, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आराम से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इस वीडियो को भी डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सौर कुकर का संरचना आरेख दीजिए तथा सौर कुकर के उपयोग के लाभ, हानि तथा सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इस बार सौर कुकर भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सौर कुकर के बारे में आप आराम से बना करके भी लिख सकते हैं, इसके जो पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी संरचना देख रहे हैं, किस तरह से सूर्य से आने वाली किरणों को अपने पास एकत्रित करता है, तो इसको आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो सौर ऊर्जा का सॉरी सौर कुकर का ओरिजिनल जो डायग्राम है या चित्र है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हानियां क्या क्या हैं, अब देखो बादल होंगे तो ये सौर ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा आएगी नहीं इसके पास, और ना ये कोई खाना बनाने में हमारी मदद कर पाएगा। तो इस तरह से आप इसका बना करके आंसर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। बाकी इधर तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को इसमें। बाकी पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, पवन ऊर्जा आपको पता है, बहती हुई वायु को पवन ऊर्जा कहते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ से चाहे तो, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा संकट से बचने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। अब ऊर्जा संकट आपका क्या है कि जो नवीकरणीय या अनवीकरणीय जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अगर हम इनका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी बिजली वगैरह से चलने वाले उपकरण है, अगर इनका मतलब यूज करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आने वाले टाइम में ठीक से काम नहीं करेंगे। तो इसको आप कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए आपने कोई रीजन देना है, कारण देने हैं, तो जरूर इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है या नहीं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे बच्चों, जितने मैंने आपको बता दी हैं। तो कोशिश करिए जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उसको तो तैयार कीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करो, और पीडीएफ में कोशिश करो कि इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है सारे को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम देने बैठे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है।
और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कहीं पे कोई भी डाउट रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 15 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को बेस्ट विशेस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए।